मेवाड़ की प्रजा की सुरक्षा का प्रश्न सामने आ जाए तो वो नरभक्षी बाघ के भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। संकट उनकी छोटी मासा का है। दुर्घटना तो कहीं पर भी हो सकती है ना जी, तलाटी में भी। वही है असली संकट। मेरा बच्चा, मेरा लाल। क्या हुआ जीजी? नरभक्षी भाग ले गया इसके छोरे को जंगल में घसीट के। क्या? बाबूजीराज, बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसने बगलबंदी पहना था। वो इस हाथी को अपने पास हमेशा रखता था, शायद आपने उसे देखा भी हो। मेरा हाथी खो गया है। मेरी माँ नहीं जाने देती, उन्हें लगता है अगर मैं अकेला गया तो मुझे बाघ खा जाएगा। जलाल, जब एक शेर जंगल में शिकार के लिए निकलता है तो उसके लिए जरूरी नहीं होता कि खुद को शेर साबित करने के लिए वो जंगल के हर जानवर पर हमला करे। वो तो बस एक जानवर पर हमला करके एक मिसाल कायम करता है। शेर का यही खौफ तमाम जंगल के जानवरों को उनकी औकात दिखा देता है और उन्हें शेर से छोटा बनाता है जलाल। बाबूजीराज, ये देखिए बाघ के बच्चे। चलिए। इसलिए जलाल, आप भी शेर की माने राजपूतों को जीतकर हिंदुस्तान के सामने एक मिसाल कायम कीजिए। अपना खौफ बनाइए, अपना जलाल दिखाइए, फिर देखिए कैसे सभी हिंदुस्तानी राजा एक एक कर अदब के साथ आपके सामने झुकेंगे, आपकी नजरें इनायत के लिए तरसेंगी। राजपूतों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों बढ़ाई जा रही है? आली जान, मलिका आलिया, आदाब। आदाब। आगरे से कब लौटी आप? कुछ देर पहले ही हमें बताया गया कि आप किसी जरूरी सियासी बातचीत में मसरूफ हो और महामंगा ने किसी को भी खलल डालने की सख्त मनाही की ताकीद की है। आली जान, ये हुक्म आपके लिए नहीं है। कोई बात नहीं जलाल, अगर महामंगा ने ऐसा कहा था तो जरूर इसके पीछे कोई मकसद रहा होगा। तो बताइए महामंगा, अब जलाल के जहन में राजपूतों के ही खिलाफ जहर भर रही है। इन्हें बताइए ना कि जब हम मुसीबत में थे तो राजपूतों ने ही हमारी मदद की थी, कि जब जलाल पेट में थे तब अमरकोट के राणा वैरी साल ने ही हमें पनाह दी थी। इन्हें बताइए महामंगा। जलाल, आप तो पैदा ही एक राजपूत के घर में हुए हैं। क्या ये सच है आली जान? अम्मी, बिल्कुल सच है जलाल, उतना ही हकीकी सच, जितना हकीकी सच ये है कि अब आप छोटे बच्चे नहीं, मुगलिया सल्तनत के शहंशाह बन चुके हैं और अपने वालिद मरहूम के उस आखिरी ख्वाहिश को बेइज्जत नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त आपके नाम जो पैगाम लिखवाया था, उसमें सबसे पहले राजपूताने को फतह करने की तायद की।
आपको आगे देखना है जलाल, पीछे नहीं। अगर मुगलिया सल्तनत को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल होना है तो फिर राजपूती शान को माजी में दफन होना पड़ेगा और इसे आपको ही सरअंजाम देना पड़ेगा। जलाल, मलिका आलिया, ये सियासी बातें आप हम पर छोड़ सकती हैं, क्योंकि सारे आलम को फतह करने की ख्वाहिश रखने वाले इस मासूम जहन को मुख्तलिफ नुक्ते नजर से उलझाना बेहतर नहीं होगा। आप बहुत दूर से आ रहे हैं, थक गई हूँ, आपको आराम फरमाना चाहिए। हम अभी आपके लिए शरबत भिजवाते हैं। आइए आलम कना, सारे दरबारी बड़ी बेसब्री के साथ आपके दीदार के मुंतजर बैठे होंगे। इजाजत दे आली जान, चलिए अम्मी। बाबूजीराज, वही बगलबंदी है जो वो बच्चा पहना हुआ था। क्या? हाँ बाबूजीराज। चलिए। बाबूजीराज, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। घबराइए मत काका, हम बाघ का सामना कर सकते हैं। और फिर घबराने से क्या फायदा? बाबूजीराज, ये घना जंगल है, पग पग पर संकट है। यहाँ नरबख्शी के अलावा और कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। काका, हम कह रहे हैं ना, हम आपके साथ हैं। बाबूजीराज, आप लोग पीढ़ियों से साहसी हैं। एक लेन जी हमें साधारण व्यक्ति बनाया, हमें जाने की आज्ञा दीजिए बाबूजीराज। हमें डर लग रहा है बाबूजीराज, हमें जाने दीजिए। ठीक है। ये लीजिए, हमारी खंजर आपके पास है। ये जंगल में आपको सुरक्षित रखेगा। बाबूजीराज, एक लेन जी आपको लंबी उम्र दे बाबूजीराज, लंबी उम्र दे बाबूजीराज। अब कौन पता होगा? मैंने सुना है बड़े साहसी हो। कौन है? कौन है? साहस है तो सामने आओ, सामने आओ। हमने आज तक तुम जैसा कायर प्रतिद्वंदी कहीं नहीं देखा। सुन रहे हो तुम? छोड़ो बे, छोड़ो, छोड़ो बे।
ये कैसा व्यवहार है? हाँ, छोड़ो हमें जाने दीजिए। अगर नहीं छोड़ा तो अपना अंत तुम खुद देख लोगे, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। क्यों जाने हम कि तुम कौन हो? मुंह उठाकर हमारे जंगल में हमारी आज्ञा के बिना घुस आते हो। इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, और ऐसा दंड कि दोबारा इस जंगल में घुसने का कोई साहस भी ना करे। तुम्हें भय नहीं है हमारा? तो लो, बता दे अब तुम्हें क्या है। गांव के सरदार हो, सामंत हो, या मेवाड़ के युवराज, हमारे यहाँ सब बराबर है। ये जंगल हमारा है और मैं यहाँ का राजा। यहाँ हमारे नियम चलते हैं, और हमारे जंगल का सीधा सा एक नियम है, जो हमारे जंगल में बिना आज्ञा के प्रवेश करेगा वो यहाँ से जीवित वापस नहीं जाएगा। तुमने हमारी आज्ञा के बिना इस जंगल में प्रवेश करने का अपराध किया। हमारे जंगल में प्रवेश करोगे तो इस अपराध का दंड भी भुगतोगे। क्यों आया था हमारे जंगल में? बोल बोल। हम यहाँ उस निर्बख्शी बात का शिकार कर गया है, तो अवसर देखकर तरहती कहती अपराधी भोले भाले लोगों को मारता है। जैसे वो देखिए, हमारे मित्र को मारा है उसने। वो हमारा मित्र निर्जीव पड़ा है, देखिए। देखा, तुम आए थे जंगल में शेर का शिकार करने और खुद शिकार हो गए। पेड़ से उल्टे लटके हो। अगर हम शेर की सहायता करें और तुम्हें ऐसे ही लटका हुआ छोड़ दें तो उसके खाने का प्रबंध हो जाएगा, और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस यहां से चुपचाप चले जाना है। यदि आपके जंगल का नियम आपसे यह कहता है कि जो लोगों की भलाई के लिए उनकी समस्या को हल करने का प्रयास करें उसी को ही दंड देना चाहिए, तो ठीक है, जैसा आप उचित समझे। और तो रस्सा काट रहा, दोबारा आए तो गर्दन काट दूंगा। हाँ? ओए मेरा छोरा, बेटा उठ जा मेरा बच्चा। अरे कोई तो मेरे लड़के को उठा दो रे, कोई तो उठा दो। क्षमा करें जीजी, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। नहीं बाबूजीराज, हम सब मिलके भी जितना नहीं कर पाते उतना किया आपने। हाँ, आप न केवल बिना डरे बाघ का पीछा करते हुए जंगल चले गए, बल्कि आपने तो उन भयानक भीलों के संकट का सामना भी किया जो जंगल में आने वालों को कभी जीवित नहीं छोड़। बाबूजी राज, जिस प्रकार सारे संकट सहकर आप हमारे बच्चे का शव जंगल से लेकर आए, हम सब तो इसी बात के लिए सारी उम्र आपके ऋणी रहेंगे बाबूजी राज। युवराज, आपकी वीर गाथा हमसे पहले तलहटी में आई थी। मैं एक दुखियारी बाहू, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। मेरा बच्चा मरा है। अरे तू पागल हो गई है क्या? दोबारा हम हमारे बाबूजी राज का जीवन कैसे संकट में डाल सकते हैं? ये हमारे अतिथि है, अतिथि है ये, समझी तू? अरे कोई किसी का भाग लिख सकता है क्या? भाग से किसी न किसी के प्राण गंवाना ही हमारी नियति है।
अतिथि से कोई लड़ सकता है क्या? निश्चित है नियति से हम लड़ सकते हैं। जी आप चिंता ना करें, आपको न्याय मिलेगा। हम मारेंगे बाघ को, ये हमारा वचन है। दृष्टिता क्षमा महारानी सा, पर हमने तो सुना था कि बाजीराज प्रताप को राजमहल से निर्वासित करने के आदेश के पीछे हट आप ही का था। और यदि ये बात सत्य है तो बाजीराज प्रताप तलहटी में कैसे रह रहा है, इसे जानने में इतनी रुचि क्यों है आपकी? क्योंकि हम माँ है प्रताप की, माँ। क्योंकि हमारे हृदय की हर धड़कन में प्रताप थे, प्रताप है और प्रताप रहेंगे। क्योंकि उन्हें मेवाड़ के राजमहल से निर्वासित करके हमने हमारे हृदय के सबसे महत्वपूर्ण भाग को निर्वासित किया है। और अब वहां एक शून्य रह गया है, मात्र एक शून्य। परंतु हमारे भीतर के उस शून्य को हम प्रताप की जानकारी से भरना चाहते हैं। हमें हमारा अपराध मत बताइए चक्रवाणी, हमारी सहायता कीजिए। महारानी साहब, बाजीराज प्रताप आपको हर पल याद करते हैं, किसी से कहते हैं, किंतु मैं जानता हूँ महारानी साहब, वो हर समय आपकी कमी अनुभव करते हैं। आपकी आज्ञा को धर्म समझकर वो वैसे ही कर रहे जैसा आपने कहा था, वैसे ही जी रहे जैसा आपने चाहा था। और तलहटी की इन कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी बाजीराज तलहटी के लोगों के बीच चमकते हुए तारे की भांति धमकना आरंभ कर दिया है। वहां वे सबकी आंखों के तारे बन चुके हैं, पूछते उन्हें वहां सब। ऐसा क्या कर दिया प्रताप ने वहां? सदाचार और विनम्रता के अतिरिक्त जिस नरभक्षी बाघ के आतंक में तलहटी अब तक जी रही थी, बाजीराज तलहटी वालों के लिए उस नरभक्षी बाघ तक का शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको और प्रताप को समझाएं कि वो ऐसा कोई साहसिक कार्य ना करें कि फिर एक बार मेवाड़ उनकी जय जयकार कर बैठे। आपको उन्हें समझाना होगा जीजा कि उनको अब साधारण जीवन जीना है, एक साधारण व्यक्ति की तरह। प्रताप को रोकना होगा। हाँ महारानी साहब, मैंने भी इस छिपे संकट की गंभीरता को समझकर बाजीराज को बोला था कि बाघ नरभक्षी है, दूर रहो इससे, इसके शिकार में प्राणों का संकट है। संकट नरभक्षी बाघ का नहीं है। हम जानते हैं अपने पुत्र को। मेवाड़ की प्रजा की सुरक्षा का प्रश्न सामने आ जाए तो वो नरभक्षी बाघ के भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। संकट उनकी छोटी मासा का है। दुर्घटना तो कहीं पर भी हो सकती है ना जी, तलहटी में भी। वही है असली संकट। तो इसका मतलब आप हमारी रानी माँ से मिलने गए थे? आपको कैसे पता चला बाजीराज? क्योंकि ऐसी मिठाइयाँ हमारी रानी माँ के अतिरिक्त और कोई नहीं बना सकता। आपने हमें पकड़ ही लिया बाजीराज। हाँ, हम मिलने गए थे आपकी रानी माँ से। परंतु क्यों? क्योंकि वे जानना चाहती थी आप यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। इतनी ही चिंता है हमारी तो आई क्यों नहीं हमारे साथ? वो सब तो हम नहीं जानते बाजीराज, पर हाँ एक बात तो है, पहले वो जैसी दिखती थी ना, आज उनकी छाया मात्र रह गई है। आपके जाने ने उनके मन को छलनी बना दिया है। ये बहुत दुखी रहती है बाजीराज, बहुत।
महारानी सा, माएं अपने बच्चों के बढ़ने की और उनके चमकने की कामना किया करती हैं। संभवतः आप ऐसी पहली माँ होगी जो एक लिंग जी से उसके साधारण बनाए रखने और उनको प्रसिद्ध ना होने की प्रार्थना करने जा रही हैं। क्यों महारानी सा, क्यों? हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा है गिरजाया जी। हम धीर भाई जी के षड्यंत्रों में हमारे प्रताप को लगभग खो चुके हैं। अब उन्हें सदा सदा के लिए तो नहीं खो सकते ना गिरजाया जी। प्रताप हमारा जीवन है और हमें उन्हें बचाना ही बचाना है। अब इस बात के लिए ये आवश्यक हो गया है कि हमारे प्रताप कहीं भी रहे, उनकी कीर्ति धीर भाई जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें हमारे प्रताप को धीर भाई जी की भक्त दृष्टि से बचाना है। हम जानते हैं चक्रपाणी, दिन रात हमारी चिंता कर करके उन्होंने स्वयं को रुग्ण कर दिया होगा, है ना? ये आप बाघ को पकड़ने के लिए बना रहे हैं ना बाबूजीराज? चक्रपाणी, आपने ये बाघ वाली बात रानी माँ को तो नहीं बताई ना? या फिर बता दी? नहीं, हमने नहीं बताई। हम बताएंगे। सच बोलो चक्रपाणी, सच। हमने उन्हें बता दिया। परंतु क्यों चक्रपाणी, क्यों बात बताई अपनी रानी माँ को? पता है कितनी रात तक वे इस चिंता को लेकर सो नहीं पाएंगी, जानते हैं आप? नहीं बाबूजीराज, वो बाघ को लेकर आपके लिए चिंतित नहीं थी, परंतु उनको आपके लिए इससे भी बड़ी संकट की चिंता खाई जा रही थी। कैसा संकट, कैसा खतरा? वो तो मैं ठीक से याद नहीं आ रहा बाबूजीराज। याद करो चक्रपाणी, याद करो। कैसा संकट, कैसा खतरा? हमें सदा से कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा था कि कोई तो बड़ा कारण है जिसके लिए रानी माँ ने हमें निर्वासित करवाया, जिसके लिए उन्होंने हमें तलहटी भेजा। चक्रपाणी, याद करो चक्रपाणी, आपको याद करना होगा। क्या पता इसी से पता चल जाए कि ऐसा कौन सा कारण है जो रानी माँ को विवश कर रहा है। बताइए चक्रपाणी, याद करो चक्रपाणी। संकट नरभक्षी बाघ का नहीं है, संकट उनकी छोटी मासा का है। हाँ, याद आ गया। याद आ गया? बताइए, शीघ्रता से बताइए। उन्होंने बोला था कि हम नरभक्षी बाघ को लेकर प्रताप के लिए भयभीत नहीं है, हम भयभीत है। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद। ये तो मुगलों का ध्वज है। ये मुगल हमारी धरती पर क्या कर रहे हैं? बाबूजीराज, मुगल तो ऐसे ही होते हैं, उन्हें कहीं भी कभी भी जाने की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। और हमने तो सुना है कि सभी राजाओं ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। किया होगा, परंतु हमारा राजपूताना इनके सामने नहीं झुकेगा। हमारे दाजीराज इन्हें चित्तौड़ के किले में प्रवेश भी नहीं करने देंगे। देख लेना आप। नहीं करना हमें उस क्रूर और उस हत्यारे बैरम खान का स्वागत। क्यों करें हम उसका स्वागत रावत जी, बोलिए? इसलिए राणा जी, क्योंकि इस समय बैरम खान का पद और मान एक राजा से कम नहीं है, क्योंकि वो जलालुद्दीन मोहम्मद के बहुत निकट है। और ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन के नाम से सारा साम्राज्य चलाने वाली शक्ति का मूल केंद्र बिंदु भी ये बैरम खान ही है। रावत जी, कौन किसके निकट है और कौन किसकी शक्ति का मूल बिंदु है, ये जानने की ना तो हमें रुचि है और ना ही इससे हम पर कोई प्रभाव पड़ता है। हम तो बस एक बात जानते हैं रावत जी, बैरम खान कहीं का भी राजा नहीं है।
इसलिए हम उसका स्वागत करके क्यों उसका सम्मान बढ़ाएं? राणा जी, इस समय राजनीति कहती है कि हमें मुगलों से कटुता मोल नहीं लेनी चाहिए। यदि इस अवसर पर उन्हें हमारा व्यवहार अपमानजनक लग गया तो हम लोग व्यर्थ ही उनके लिए अप्रिय हो जाएंगे। महान योद्धा राणा सांगा और वीरांगना माता कर्णावती के पुत्र वीर प्रताप के पिता राणा उदय सिंह को डराना चाहते हैं आप? अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पुत्र कुंवर प्रताप ने अफगानियों को कैसे हरा के भगाया था, तो फिर हम क्यों आए किसी के अवांछित दबाव में? रावत जी बताइए। क्योंकि राणा जी, ये मुगल उन अफगानों से कहीं अधिक शक्तिशाली और भयानक शत्रु है। और आप तो स्वयं भली भांति जानते हैं कि जलालुद्दीन ने उस हेमू के साथ क्या किया, रौंद कर रख दिया था उसे। राणा जी, आप तो राजनीति के साथ साथ कूटनीति के भी इतने बड़े ज्ञाता हैं। फिर इस क्षणिक उत्तेजना में भारत के वर्तमान शक्ति संतुलन और राजनैतिक समीकरणों को आप कैसे भुला सकते हैं? याद कीजिए राणा जी, यह आपकी ही कूटनीतिक चतुराई थी जो विपरीत परिस्थितियां देख आपने ही स्वयं मेवाड़ हित में मेवाड़ के इस किले की चाबी स्वयं शेरशाह सूरी को दी थी। उस समय भी पर्याप्त परिस्थितियां थीं उत्तेजना में आने के लिए राणा जी, लेकिन नहीं, आपने उत्तेजना से काम नहीं लिया, बल्कि आपने उस समय कूटनीति से काम लिया और भविष्य में पूरी तैयारी के साथ 4 पग आगे बढ़ाने के लिए उस समय 2 पग पीछे लेना आपने उचित समझा। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। सूर्य आला, हमें लगता है कि मेवाड़ के राणा हमारे इस्तकबाल के लिए नहीं है। बेवकूफी करेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर भी देखते हैं। बैरम खान को अपने महल में प्रवेश देना अपने मन और आत्मा पर बोझ रखकर औपचारिकता निभाने वाली बात है। फिर भी अगर आपको लगता है रावत जी ये मेवाड़ के हित में है, हम आपका सुझाव मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये स्वीकृति हम इसी भरोसे पर देंगे कि ये बैरम खान की मेवाड़ में एक मैत्री यात्रा है। इससे अधिक लचीलापन हम आपको नहीं दिखा पाएंगे रावत जी। जी, इससे अधिक के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे भी नहीं। और जहां तक बैरम खान का स्वागत करने का प्रश्न है तो हम हैं ना, हम जाएंगे स्वयं मुख्य द्वार पर उसका स्वागत करने के लिए। जी, हम तो मात्र इतना चाहते हैं कि इस समय जब मेवाड़ का सारा राजमहल, मेवाड़ की सारी प्रजा फौजीराज प्रताप के निर्वासन को लेकर जब इतनी दुखी है, स्तब्ध है, ऐसे अवसर पर मेवाड़ के मुख्य द्वार पर आए हुए अतिथि को हमारी आंखों में मुगलों के लिए घृणा ना दिखे। बाबूजीराज, ये रावत जी इन मुगलों के साथ इतना आदर से क्यों मिल रहे हैं? हमें ये मुगल बादशाह तो नहीं लगते। पता नहीं चक्रपाणी, परंतु इसका पता हम अवश्य करके रहेंगे। हे एकलिन जी, ये तो इस मुगल को आदर से किले के अंदर ले जा रहे हैं। रुकिए बाबूजीराज, आप अंदर नहीं जा सकते। बाबूजीराज मत भूलिए कि आप मैच से निर्वाचित किए जा चुके हैं। राणा उदय सिंह की जय हो। बैरम खान, हमारे दरबार में आपका स्वागत। असली स्वागत तो तब होता जब आप खुद हमारे इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद रहते। कोई बात नहीं, हमारे ताल्लुकात जैसे जैसे पुख्ता होते रहेंगे, आपको हमारे इस्तकबाल के और बहुत से मौके मिलते रहेंगे।
और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में आप हमें शिकायत का मौका नहीं देंगे। बैरम खान, मेवाड़ में स्वागत और सम्मान की अपनी परंपरा है, जिसमें एक राजा के स्वागत के लिए दूसरा राजा महल के द्वार पर उपस्थित होता है। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी दूत के स्वागत के लिए कोई भी राजा मुख्य द्वार तक नहीं जाता। बहुत खूब, बहुत खूब राणा जी। हम अपने शहंशाह सलामत से जरूर कहेंगे कि आप उनसे मिलने के लिए कितने बेताब हैं। और हमारा ख्याल है कि हमारे शहंशाह ये जानकर बेहद खुश होंगे, बेइंतहा खुश होंगे। खैर, इस वक्त तो हम आपके लिए अपने शहंशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद के दस्ते पाक से मोहरबंद ये पैगाम लेके आए। अगर आप कहें राणा जी तो हम बाआवाज़ से बुलंद पढ़ दें। पढ़िए पढ़िए। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा चक्रपाणी कि इस समय दाजीराज के मन में क्या चल रहा होगा। हमारे पारिवारिक शत्रु मुगलों की हमारे महल में उपस्थिति निश्चय ये दाजीराज के लिए कष्टप्रद होगा। हम जलालुद्दीन मोहम्मद बड़े ही फख्र के साथ आपको यह बताना चाहते हैं कि हमें सल्तनत मुगलिया ने अपना शहंशाह तस्लीम कर हमें शहंशाह हिंद के खिताब से नवाजा है और शाही तख्त पर बैठते ही दिल्ली को हमने अपना सल्तनत का मरकज यानी अपनी राजधानी बना लिया है। हमने राजपूताना के बारे में कई बहादुरी के किस्से सुने हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं और खुदावंद करीम से ये इल्तिजा भी करते हैं कि आपको कभी हमारा सामना न करना पड़े, क्योंकि किसी भी बहादुर कौम को मिटाने से बड़ा अफसोसनाक काम और कोई हो ही नहीं सकता। आपके जैसे दानिशमंद राजा के होते हुए तो हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे मुगलिया परचम के साए में रहते हुए आपको और आपकी आवाम को किसी तरह के खतरे का कोई खौफ नहीं रहेगा। आपका करीबी दोस्त शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद। हम उम्मीद करते हैं राणा जी कि हमारे शहंशाह के इस पैगाम में आपके लिए पुरखुलूस मोहब्बत और दोस्ती का जो ईमानदार जज्बा है उसका आप तहे दिल से एहतराम करेंगे, क्योंकि हमारे शहंशाह के इस पैगाम से ये बात साफ हो जाती है कि हम मुगल आपके साथ अमन और दोस्ती के किस कदर ख्वाहिशमंद हैं। और हमारी यही मुराद है कि हम एक अमन पसंद कुनबे की मानंद हिल मिलकर साथ साथ रहें। दाजीराज, हमने सुना है कि जब भी मुगलों को किसी स्थानीय राजा से विरोध का या किसी प्रकार के अपमानजनक व्यवहार का आभास होता है तो वे तुरंत ही आक्रामक हो जाता है और इस राज्य का अपना शत्रु मान लेते हैं। हमारे दाजीराज कोई साधारण राजा नहीं है, वे राणा है, मेवाड़ के राणा है। बैरम खान, आपके सुल्तान के लिए भी हमारे पास एक संदेश है, स्पष्ट संदेश। उनसे कहिएगा कि वे अभी बच्चे हैं, इसलिए किसी अवांछित स्थान पर उंगली ना रखें, कहीं उनकी ये भोली ना समझी उनका पूरा हाथ ना चला दे। उनसे ये भी कहिएगा कि अभी उनके खेलने कूदने के दिन,
इसलिए आनंद से अपना बाल्यकाल जी, अपनी माता श्री से लोरियां सुन, और यदि उन्हें मित्रता की इतनी ही उत्सुकता है तो अपनी आयु के बच्चों के साथ मित्रता करें। राणा जी, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि एक मुलाकात कर लीजिए हमारे शहंशाह के साथ, तो आपको उनकी उम्र से बढ़कर उनके जज्बे का अंदाजा हो जाएगा। हम आपकी दानिशमंदी पे शक नहीं कर रहे। कईयों ने यह गलती की, हिमू कोई ले ली। लोग कहते थे कि उसके हाथों में 100 हाथियों की ताकत थी, पर हुआ क्या? हमारे शहंशाह एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं राणा जी कि आप जैसा दानिशमंद राजा उनसे मैदान जंग में तो नहीं मिलना चाहे। बैरम खान, राणा जी, एक दूत होकर हमारे साथ इतना दुस्साहस। अरे अरे राणा जी, आप तो बुरा मान गए हैं? हमें माफ कर दीजिए अगर हमारी बात आपको कहीं जाकर चुभी हो तो। दूत है इस समय आप हमारे बैरम खान, इसलिए हम किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ खड़े खड़े हमें उत्तेजित करने से अच्छा होगा कि आप जाकर प्रेम से जलपान कीजिए और सकुशल दिल्ली लौट जाइए। अरे जलपान कभी फुर्सत में कर लेंगे ना, इस वक्त हम जरा जल्दी में। पर एक दिक्कत है। इतनी दूर आकर खाली हाथ लौटना हमें कुछ अजीब सा लगता है। हम वापस जाएंगे और जलाल हमसे पूछेंगे कि खान बाबा क्या लाए हमारे लिए मेवाड़ से, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे बताइए? बैरम खान, हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर। ये तोहफा? अरे राणा जी जिस कद के राजा हैं, उस कद से तो ये बिल्कुल मेल नहीं खाता। फिर भी कोई बात नहीं राणा जी, हम इसे आपके अमन पसंदी के जज्बे की निशानी समझकर कबूल करते हैं। अच्छा तो राणा जी अब आज्ञा दीजिए। राजा के स्वागत के लिए दूसरा राजा महल के द्वार पर उपस्थित होता है। किसी भी दूत के स्वागत के लिए कोई भी राजा मुख्य द्वार तक नहीं जाता। वो देखिए वज्रराज, हीरे जवाहरातों से भरे थाल। अवश्य ही इस दुष्ट ने राणा जी को विवश में करके ये सब ले लिए होंगे। हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर।
किसने की ये गुस्ताखी? किसने फेंका पत्थर? सामने आओ। हमने फेंका है पत्थर। कोई बीच में नहीं आएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हें मारने से पहले हमारी एक ख्वाहिश है बच्चे। हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। हमें मारने की बात भूल जाओ मुगल। अपने प्राण बचाने की सोचो इस राजपूत से। वाकई राजपूत? मगर हमने तो सुना था कि राजपूत कभी छुप कर वार नहीं करता। ठीक ही सुना था तुमने। अभी तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। रुक जाओ, खबरदार जो कोई आगे आया तो गर्दन उड़ा देंगे हम। अच्छा, जहां अच्छे अच्छे जंगजुओं के हाथ कांपने लगते हैं हमारे सामने, तलवारें फिसलने लगती है, वहां तू बैरम खान के हर वार से बच रहा है। बात राणा जी, हमें शीघ्र ही चलना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चलिए। मगर अफसोस, बैरम खान की शमशीर के आगे तेरा ये बच्चों वाला खेल ज्यादा नहीं चल पाएगा। मरने के लिए तैयार हो जा।
अल्लाह। उदय सिंह जी, छोड़िए हमारा हाथ। ये गुस्ताख लड़का हमारे सामने बहुत बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसे माकूल सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं बैरम खान, हम इस धरती पर इस बच्चे का रक्त बहाने की अनुमति नहीं देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप राणा जी? एक मामूली से गुस्ताख लड़के के लिए बैरम खान से अदावत? क्या हो गया है आपको? आप जैसे दानिशमंद राजा को तो अपने नफे नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो सलूक आप हमारे साथ कर रहे हैं, इसका असर आपकी पूरी रियासत के मुस्तकबिल पर पड़ सकता है। पूरी रियासत के लिए खतरा, और वो भी एक गुस्ताख लड़के के लिए। क्या यही है आपकी सियासी समझ, आपकी दानिशमंदी यही है? छोड़िए बैरम खान, हमारे यहाँ संबंधों की परिभाषा और नियम आप लोगों से कुछ भिन्न होते हैं। हमारे यहाँ मेवाड़ का कोई भी बच्चा, चाहे वो राज परिवार का हो या साधारण परिवार का, उसे मेवाड़ की संतान माना जाता है। और हम मेवाड़ की भूमि पर किसी भी मेवाड़ की संतान का रक्त नहीं बहने देंगे। ठीक है, हम आपकी सरजमीन पर आपके उसूल मान लेते हैं। इस गुस्ताख का खून यहां नहीं पाएंगे। इस लड़के को खींचते हुए मेवाड़ से बाहर ले जाते हैं और इसे तहजीब की 2-4 बातें सिखाकर मार देंगे। बैरम खान, ये मत भूलो कि इस समय आप मेवाड़ की धरती पर हैं। हमारे एक संकेत पर मेवाड़ की पूरी सेना, तो पूरा मेवाड़ आपके और आपकी पूरी सेना के टुकड़े टुकड़े कर सकते। वैसे भी बैरम, आप अपने बादशाह का मैत्री संदेश लेकर आए थे हमारे पास। क्यों अपने आचरण से युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, जबकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय मुगल की सेना स्वयं अपना पुनर्निर्माण करने में लगी। ऐसे में हमारे साथ मैत्री के स्थान पर युद्ध क्या सुविचार होगा? कुछ भी करने से पहले सोचना जरूर बैरम खान। राणा जी, जलालुद्दीन मोहम्मद हमें खान बाबा कहते हैं। हमारी औलाद की तरह है वो, और आज तक हमारे किसी भी फैसले पर उन्होंने सवाल नहीं किया। यदि ऐसा है बैरम खान, तो आपके कंधों पर उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। क्या आप ऐसे ही अपनी अतिरिक्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं? क्या मुगलों में इसी को समझदारी कहा जाता है? राजनैतिक परिपक्वता और कूटनैतिकता, क्या मुगलों में इसी को समझा जाता है? सोचिए बैरम खान, सोचिए। बैरम खान, आपके लिए अब यह उचित होगा कि आप इस प्रकरण को यहीं भूलकर अति शीघ्र शांति से दिल्ली वापस लौट जाएं। और हम आपको वचन देते हैं कि इस दुर्घटना को
इतिहास के गर्भ में इस तरह समाहित कर दिया जाएगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इसकी चर्चा भी नहीं कर पाएगा। तुझे नहीं भूलेंगे बच्चे। बैरम खान अपने खिलाफ हुई गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता और जो भी उसके खिलाफ गुस्ताखी करने की जुर्रत करता है वो बहुत दिनों तक जी नहीं पाता। बाजीराज, मेरी आपके मन में आत्महत्या के लिए इतनी इच्छा छिपी है तो हमें बता दीजिए। आइंदे से हम आपके साथ रहे तो थोड़ा संभल कर रहेंगे। क्यों इतना घुमा फिरा कर क्यों सोचना? आपके लिए सुरक्षित रहने का साधारण उपाय है कि आप हमारे साथ ही ना रहे। वो तो संभव ही नहीं है बाबूजीराज। हमें जो लगता है यदि हम आपसे स्पष्ट कह दें तो बुरा नहीं मानेंगे। कह दीजिए धीरबाई जी, प्रताप के लिए ये जो चिंता का प्रदर्शन करते हैं सच से अधिक दिखावा लगता है। हमारी ममता को गाली मत दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर प्रताप ने साधारण बनने की सीमा को लांघकर मेवाड़ आए मुगलों को क्यों ललकारा? वो कहते हैं कि बादशाह अकबर के बाद मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली जिसे माना जाता है बैराम खान। प्रताप ने उसी के सैनिकों के सामने उसे चुनौती क्यों दी? सारे मेवाड़ में फिर से प्रसिद्ध हो गए ना कुंवर प्रताप। लीजिए, कुंवर प्रताप के लिए हमारे मन में जो प्रेम है उसके प्रभाव से आप हमारी क्षमता और हट को निर्बल तो नहीं समझ रहे। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं आपकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा ही नहीं है। हमारे मन में जरा भी संदेह नहीं है कि आप हर प्रयास करेंगे वो पाने के लिए जो आपको चाहिए। यही सुनना चाहते थे हम जी। कुंवर प्रताप की जय जयकार हम नहीं सुन सकते, ये तो जानती है ना। हुकुम कुंवर प्रताप के साहसी किंतु उनकर आक्रामकता का दुष्परिणाम अवश्य निकलेगा। हमें अब मुगलों के कठोर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना चाहिए। हुकुम, बैराम खान के अपमान को मुगल सल्तनत चुपचाप नहीं चाहेगी। हुकुम, निसंदेह आपका कहना उचित है, किंतु ऐसी परिस्थिति में मेवाड़ का कोई भी स्वाभिमानी पुत्र इन मुगलों के साथ वही करता जो इस समय बाजीराज प्रताप ने किया। रावत जी, आपकी बात सही होते हुए भी कुंवर प्रताप ने बैराम खान के साथ जो किया वो हमें राजनीतिक समझदारी के हिसाब से सही नहीं लगता है। फिर भी आप एक बार राणा जी का विचार भी जान लीजिए। हम आपसे सहमत हैं। हमें भी यही लगता है कि कुंवर प्रताप ने जो किया वो समझदारी की बात नहीं, परंतु जो हुआ ठीक हुआ। जो काम हम मर्यादा में बंद कर किले के भीतर नहीं कर पाए, वो काम कुंवर प्रताप ने बैरम खान के साथ किले के बाहर कर दिखाया। आप सब लोग अपने सीने पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप मन ही मन बैरम खान को कठोर दंड नहीं देना चाहते थे? बैरम खान ने हमारे दरबार में आकर राजपूतों का अपमान किया, क्या आप सब लोग उसे मुंह तोड़ उत्तर नहीं देना चाहते थे? बोलिए। राणा जी, जब प्रश्न हमारी आन बान और शान पर आ जाए तो कभी कभी राजनीति और कूटनीति जैसे सिद्धांत अर्थहीन लगने लगते हैं।
हमारी तो एक लिंग जी से यही प्रार्थना है कि मेवाड़ के हर बच्चे को अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए ऐसा ही दुस्साहसी बनाए, तो कोई भी शत्रु हमारी मातृभूमि पर आंख तक नहीं उठा पाएगा। शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि हमारे बच्चे बच्चे में निर्भीकता और देशभक्ति हो, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। खम्मा गढ़ी महाराणा, महारानी सा जयंताबाई ने आपको अभी मिलने के लिए याद किया है हुकुम। खम्मा गढ़ी बाबूजी राज, खम्मा गढ़ी बाबूजी राज। आपने जैसे उस मुगल सरदार को चुनौती दी, उसी समय हमें लग गया कि आप ही हमें उस निर्भक्षी बाघ से बचा सकते हैं। हम रात दिन उस बाघ के डर में जी रहे हैं। हमें बचा लीजिए बाबूजी राज, हमें बचा लीजिए। हम आपके ही प्रजा हैं बाबूजी राज, हमें बचा लीजिए। ये आपके चरणों में छोटी सी भेंट है बाबूजीराज, इसे स्वीकार कीजिए और हमारा उद्धार कीजिए बाबूजीराज। वैसे भी आज रात हम उस नरभक्षी बाघ का शिकार करने वाले हैं। आप सब यहीं ठहरिए। बस ये एक नया शस्त्र बना रहे थे, लगभग पूरा हो चुका है। बाबूजी राज की जय, बाबूजी राज की जय, धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।